प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मेरी यही कामना है आप स्वस्थ रहें। तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे भारत की खोज का दूसरा पार्ट का आधा भाग हम लोगों ने पढ़ा है और आधा बाकी है। आधा में आधे का आज शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है भारत माता। भारत माता, जैसा कि आप लोग नाम से ही सुन रहे हो, भारत माता। तो नेहरू जी भारत माता को किन किन लोगों में देखते थे, किस रूप में देखते थे, भारत माता से मतलब उनका क्या था। तो उनका क्या था कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत, ये आप लोग अभी महाभारत देख रहे होंगे, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। महाभारत की शुरुआत में ही दिखाया था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था और उनके बारे में दिखाया गया था। ठीक है, तो नेहरू जी सभी भारतीय किसानों को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है और वो महान भारत किसानों में, मजदूरों में बसता है। तो उन्होंने भारत की एकरूपता व्यक्त करने का आधार बनाया कि पूरे भारत के किसान एक सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वह कहने का मतलब था कि जितने भी भारत में किसान हैं, जितना भी हमारा मजदूर वर्ग है, वो एक जैसी समस्याओं से गुजर रहा है। क्या समस्या? गरीबी, जमींदारी, महाजन, जो उन पर महाजन जिनके कर्ज में वो दब जाते थे और काफ़ी दिनों तक, माने वो क्या, उनकी अगली पीढ़ी भी उन्हीं को कर्ज देते रह जाती थी, उसका कर्ज चुकाते हुए गुजर जाता था। तो महाजन का भारी कर्ज, भारी लगान, पुलिस के अत्याचार आदि से उस समय किसान और मजदूर वर्ग गुजर रहा था। किस समय की ये बात है आपको तो पता ही है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो चाहते थे किसी भी प्रकार अंग्रेज़ों से हम अपने देश को क्या आज़ादी दिला सके, उनको किसी तरह यहाँ से हटा सके और भारतवासियों को सुरक्षा प्रदान कर सके। इन सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने एक चीज़, विश्व बंधुत्व की भावना देखी। भारत के लोगों में उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना देखी, जो कि अभी भी आप लोग देख सकते हो। अभी कैसे कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, या जब पहले भी अब भी सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि युद्ध किसी चीज़ का, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? शांति से काम लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। और फिर भी वे देखते हैं, इतना होने के बाद भी किसानों का ज्ञान, किसानों से मिलकर नेहरू जी ने जाना कि गांवों में रहने वाले किसान प्राचीन गाथाओं को, दंत गाथाओं को, प्रचलित गाथाओं की पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, जबकि वो किसान और मजदूर वर्ग पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन फिर भी उनको अपने अतीत की, अपने प्राचीन में होने वाले घटनाओं की, इतिहास की, या उस समय चलने वाली कथाओं की पूरी जानकारी रहती है और वे कोई भी सवाल करने पर, धार्मिक सवाल पूछो उनसे या कुछ भी, उसका जवाब देने में काबिल होते थे। वो उसका जवाब भी रखते थे। उनको पूरी भारत की पूरी जानकारी उन लोगों को भी थी। नेहरू जी किसी भी सभा में चले जाएं, नेहरू जी तब क्या करते थे? उस वक्त नेहरू जी किसी को भी, मजदूर वर्ग में या किसानों के बीच में जब वो जाते थे, तो भाषणों द्वारा उनको ये बताना चाहते थे कि हम लोग गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए। उन लोगों को ये उनके दिल में बैठाना चाहते थे। तभी तो हम आज़ाद होंगे जब उन लोग भी प्रयास करेंगे। सारे देश के निवासी एकजुट होकर, एक साथ मिलकर जब हम कोशिश करेंगे, तभी हम अंग्रेज़ों को यहाँ से क्या कर सकते हैं,
भगा सकते हैं और अपने देश में हम स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हैं। तो जब वो भाषण दिया करते थे उसी समय किसी बात पर उनको क्या होता था, भारत माता की जय ऐसी गूंज सुनाई देती थी, ऐसा नारा सुनाई देता था। वो बोलते थे भारत माता की जय। तभी नेहरू जी उनसे पूछते थे, सवाल पूछते थे कि भारत माता कौन है, आप लोग किसे भारत माता मानते हो। तो किसी की बीच से किसी की आवाज़ आती थी, जनमानस में से कोई बोलता था कि भारत माता अर्थात कि हमारी मिट्टी, हमारी धरती। कोई बोलता था हमारे जितने भी प्रकृति हैं, पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, इतनी बड़ी धरती है जहाँ अन्न पैदा करके हम लोग खाते हैं, जीवित रहते हैं, इसे ही धरती माता कहते हैं। जब वो पूछते रहते और अंत में नेहरू जी बताते हैं कि नहीं, भारत माता तुम लोग हो, एक भारत का निवासी, वही भारत है। वो एक व्यक्ति में भारत को देखते हैं। और भारत माता की जय कहने का मतलब वो कहते हैं जनता जनार्दन की जय। भारत माता की जय अर्थात जनता जनार्दन की जय, और जनता से अलग वे कुछ भी नहीं देख पाते थे और उन्हें भारत के लोगों से काफी प्रेम था। भारत में एक विशेषता है, क्या है? भारत की विविधता में एकता। भारत की सबसे बड़ी खास विशेषता है विविधता में एकता। तो विविधता में एकता किस तरह से हम देख सकते हैं कि विविधता में एकता है। एक आप कश्मीर के लोग को देखो, देखने में वो कैसे होते हैं, और एक दक्षिण भारत के एक व्यक्ति को ले लो, वो देखने में कैसा दिखेगा। दोनों में आप बिल्कुल समानता नहीं होगी। आपको भले ही लगे कि वो लोग अलग अलग दिख रहे हैं, कोई समानता आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आंतरिक रूप में जब जाओगे, उनका दिल में जब देखोगे तो समानता है, एकता है। कैसे? वे कहीं भी चले जाए, वो क्या है, भले ही वो दक्षिण भारत के हो, उत्तर भारत के हो, लेकिन वो है क्या? वो भारतीय हैं। और प्रांत की कहीं दूसरे जगह के अलग अलग विशेषताएं हैं, वो सब क्या है, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग उनका खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, लेकिन हम सभी एक और कई बार उदाहरण में हमें देखने को मिलता है, जब भारत पर किसी दूसरे का आक्रमण हो या हमारा भारत संकट में हो, तो हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। तो क्या है, ये एकता ही तो है। और अभी देखिए, अभी का तत्काल उदाहरण, एक बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको क्या करना है, घर में रहना है, कहीं निकलना नहीं है। तो सारे, ये नहीं है कि एक जगह के लोग सिर्फ माने बात को और बाकी दूसरे प्रांत के लोग नहीं माने, सबने माना। तो ये क्या है, ये भी एकता का एक उदाहरण है कि हम सब ने उनकी बात को माना। और भारतीयता की गहरी छाप लोगों पर है। अब किन लोगों पर? हम तो भारत के निवासी हैं ही, तो किन पर भारतीयता की गहरी छाप है? जो लोग बाहर से हमारे यहाँ आए और यहीं बस गए, बहुत सालों तक यहीं रह गए, तुर्की लोग, अफगानिस्तान के लोग, और भी कई लोग यहाँ आए और यहीं रह गए, तो उनका क्या है, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो भारतीय हैं। यहाँ तक कि अगर वो अब फिर वापस दूसरे देशों में चले भी जाएं, या वो मुस्लिम हो या पठान हो या पारसी हो या कुछ भी हो, तो क्या कहलाता है? वो हिंदुस्तानी ही कहलाता है, भारतीय मुसलमान कहलाएगा, भारतीय पारसी कहलाएगा। भारतीय शब्द उसके आगे जरूर जुड़े। इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों में कितनी क्या है, एकता है। और फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रांत में लोग रहें, चले जाएं, या लेकिन
उनमें क्या है, एक खास बात है कि वो क्या करते हैं, कहीं भी रहें, लेकिन उनमें एक बात ये होती है कि वो अपने आप को भारतीय समझते हैं और वो अजनबी माने अजनबीपन उनमें महसूस नहीं होता है। ये कहीं भी रहे, भारत के किसी भी कोने में रहें, तो उनको अपनापन महसूस होता है। लेकिन वही भारतीय जब दूसरे देश में चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे यूरोपीय देशों में चला जाता है, तो वो क्या अजनबी बन जाता है। उसको वो अनुभूति वो नहीं कर पाता है जो भारत में रहकर कर पाता है। नेहरू जी का कहना है कि वे जब भी भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले मैदान, अनगिनत गांव, शहर, वर्षा ऋतु की जादुई बरसात, सौंदर्य, हरियाली, विशाल नदियां, बहता हुआ जल, पर्वतों पर जमा हुआ बर्फ, और ये सारी सुंदरता उनको मोह लेती है। और वो कहते हैं कि ये हमारी क्या है, धरोहर है, हम लोगों को इसे सहेज कर रखना चाहिए। एक अंतिम टॉपिक है जन संस्कृति, इस पाठ का जन संस्कृति। तो भारत के नेहरू जी जब भी भारतीयों की गतिशीलता को देखकर उनका संघर्ष अतीत से जोड़ना चाहते हैं, तो लोगों की नज़रें सदैव भविष्य पर टिकी रहती है। नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू जी लोगों को देखकर उनको देखते हैं तो उनके अतीत के बारे में सोचते हैं, पीछे जाके। ये भी अब ये लिखा है जो उन्होंने भारत की खोज, तो भारत के पीछे ही जाकर लिखे ना कि पहले कैसा था हमारा भारत। तो वो क्या करते हैं, आज के लोगों को देखकर उनके अतीत को जानना चाहते हैं कि अतीत में ये कैसा था, इनका व्यवहार कैसा था, कैसे थे। जबकि लोग क्या करते हैं, पीछे न देख के कहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं, यानी भविष्य की ओर देखते हैं। पूरे भारत में उन्हें एक समान संस्कृति पृष्ठभूमि मिली, भले ही लोग अलग अलग प्रांतों के थे। इस पृष्ठभूमि के लोग प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, प्राचीन कथाएं, सभी का मेल इस प्रकार था कि किसी को भी अलग अलग करना असंभव था। और इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों की बौद्धिकता, वे जब भी कहीं भी गए, भारत के किसी भी कोने में उन्होंने देखा, उन्होंने सभी स्थानों पर पाया कि पूरी तरह से अशिक्षित और निरक्षर लोग भी भारतीय पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। भारत के महाकाव्य रामायण महाभारत में उनकी गहरी रुचि और गहरी जानकारी थी। पूरी तरह से वो सब कुछ जानते थे, पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी वो सब सारे चीज़ों को, सारे तथ्यों को, अपनी प्राचीन परंपरा को पूरी तरह से याद रखे हुए थे और किसी भी तरह के प्रश्न पूछने पर उसका जवाब वो दे सकते थे। भारत के स्त्री पुरुष कैसे थे, वो कैसे देखने में कैसे लगते थे, क्या उनका रहन सहन था। नेहरू जी को ऐसा लगता है कि इतनी विषम परिस्थिति में रहकर हमारे भारत की में के पुरुष कैसे थे, बलिष्ठ थे, बलवान थे और हर परिस्थिति से जूझने वाले थे। ये नहीं था कि तुरंत अपने हिम्मत हार के बैठ जाए, नहीं, वो हर परिस्थिति का सामना कर सकते थे। स्त्रियां कैसी थी, स्त्रियों के सुलभ गुणों के साथ थी। जो स्त्रियों का एक सुलभ गुण होता है, ममता, नम्रता, प्रेम, वो सब उनके साथ दिखता है उनको। ये नहीं था कि अगर हम बहुत दुख में हैं तो हमारा स्वभाव बदल गया और उस समय के स्त्रियों और पुरुषों का स्वभाव बदल गया। नहीं, उस परिस्थिति में भी वे संघर्ष कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित, अपनी भावनाओं को और अपने गुणों को सुरक्षित रखे हुए वे अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। नेहरू जी को लगता है कि इतना सौंदर्य हमारे भारत में है विषम परिस्थिति में भी, तो अगर इनको
क्या मिले, इनको अगर सुविधा मिले तो ये लोग क्या करेंगे, कितने आगे बढ़ जाएंगे, हमेशा प्रगति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस समय क्या था, सुविधाएं नहीं थी, लोग क्या कर रहे थे, अभाव में जी रहे थे। सबकी जिंदगी का सुंदर कठिनाइयां फैली हुई थी और यह दर्द सभी के माथे पर झलकता था। सबकी जिंदगी का सुंदर रूप समाप्त हो चुका था। इसी कारण सभी ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, चारों ओर अभाव का और असुरक्षा का वातावरण छाया हुआ था। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, अभाव क्यों होता है, कठिनाइयाँ क्यों आती है? जब सारे साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। जब सारा साधन हमारे पास उपलब्ध हो तो आदमी अपने जीवन से संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। लेकिन जब हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जीविका के साधन हैं, वो अगर हमको नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, कहीं ना कहीं से उसको प्राप्त करना चाहेगा, और उसके पास नहीं तो लेना चाहेगा ज़बरदस्ती, किसी दूसरे के पास है तो उसको छीन लेना चाहेगा, चोरी करने की तरफ उसकी प्रवृत्ति होगी। तो इस तरह से क्या था, भ्रष्टाचार भी फैला हुआ था। इतना कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य की भलमानसता माने अच्छी भावना, वो उसकी धरोहर है, वो कभी भी खत्म नहीं हुई। अंत में यही कहना उचित है कि नेहरू जी की दृष्टि में यही सत्य है कि भारत के कितने ही दौरों से गुजरना पड़े, लेकिन इसके आधारभूत तत्वों को कोई हिला नहीं पाया। आधारभूत तत्व माने कि जो हमारा एक स्वभाव है, जो हमारा एक क्या कहेंगे, संस्कृति है, सभ्यता है, वो कितनी भी विषम परिस्थिति आने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुई, वो हमारे अंदर में अभी भी बरकरार है। तभी हम लोग क्या हैं, हम लोगों के साथ में जितना कुछ भी हो जाए, लेकिन एक हमारा स्वभाव होता है, कोई हमारे साथ बुरा भी करता है, लेकिन जब हमारे अंदर क्या है, अच्छा गुण है, हमारा जो एक स्वभाव है, बुरा करने पर भी हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है तो हम उसके साथ बुरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं। कोई मुझे धोखा दिया, कोई आप लोग को कोई धोखा दिया, कोई हमारे साथ जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, फिर भी अगर वो व्यक्ति आके हमसे सहायता मांगेगा तो मैं उसको सहायता दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है धोखा देना, मेरा स्वभाव नहीं है झूठ बोलना। तो नेहरू जी का कहना यही है कि कितना भी विषम परिस्थिति होने के बाद भी, कितनी भी कठिनाई आने के बाद भी, कितनी भी गरीबी अभाव में जीने के बाद भी एक इंसानियत भारतवासियों में जो है वो उनकी धरोहर है और वो कभी समाप्त नहीं हुई। तो बच्चों, ये भारत की खोज पुस्तक का दूसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। और एक बात आप लोगों से ये मैं बता दूं कि हम लोग हिंदी का टेस्ट 16 तारीख को आप लोग देंगे। किसी को कोई मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार ट्यूसडे के दिन 16 तारीख को आपको लिंक भेज दिया जाएगा और मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे उसमें सम्मिलित हों। सभी शायद मेरा वीडियो देखते होंगे, सभी पर मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि सभी को मेरे को वीडियो उपलब्ध होगा और हिंदी की पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप कितने बच्चे टेस्ट देते हो उसी से मैं अनुमान लगा पाऊँगी कि हमारे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। 8 क्लास का सारा सेक्शन सभी मिला के जितनी संख्या है उतने सारे बच्चों को टेस्ट देना है और आप अच्छे से टेस्ट दें, अच्छा नंबर लाएं। मैं यही शुभकामना है मेरी आपके लिए।